हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का अगला चैप्टर, अध्याय 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। शुरुआत में हम इसका बेसिक देखेंगे आज के क्वेश्चन में, और प्लस इसका एक क्वेश्चन करेंगे बायो सेवर्ट का नियम और उसको सिद्ध करेंगे, और उसके बाद उसमें है एक एम्पीयर की परिभाषा, वो भी हम समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन सबसे पहले तो आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है ना। तो अब सबसे पहली इकाई में हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब वहाँ पर आवेश क्या था, रुका हुआ था, है ना। और दूसरी इकाई में हमने पढ़ा था धारा विद्युत, मतलब जो आवेश अगर गति करता है तो वो क्या बन जाता है आपका, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, धारा बन जाता है। अब वही धारा, वही आवेश अगर गति करता है तो दो चीज़ें उत्पन्न करता है। देखो, एक तो होता है आपका स्थिर आवेश, जैसे आपका आवेश है, ठीक है। आवेश दो तरह का होता है। एक तो आपका होगा स्थिर आवेश। क्या होगा? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश, ठीक है, जो हमने पहली इकाई में पढ़ा था। और ये दूसरा है आपका गतिमान आवेश। गतिमान आवेश दूसरी इकाई में हमने पढ़ा था गतिमान आवेश। जो आवेश गति करता है तो वो क्या बन जाता है, धारा बन जाता है। ठीक है ना। तो आवेश दो प्रकार का हो गया। फिर जो स्थिर आवेश होगा, है ना, वो क्या उत्पन्न करेगा, ओनली ये आपका स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत क्षेत्र। ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्थिर आवेश। तो जो पहली इकाई थी उसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना, सभी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है। ठीक है। फिर जब आवेश गति करता है तो वो क्या बन जाता है, धारा, है ना। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, दो चीज़ें उत्पन्न करता है। एक तो होगी आपकी विद्युत क्षेत्र, और दूसरा होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो जो गतिमान आवेश होता है, मतलब जब आवेश गति करने लगता है तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो विद्युत क्षेत्र होता है जो उसके चालक के अंदर होता है, और एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो चालक के बाहर होता है। वो किस तरह से हम देखते हैं, जैसे आपका ये चालक है, अगर इसमें आप धारा प्रवाहित करवाते हैं, धारा प्रवाहित करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। हमने एक सेल जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर लगा दी एक कुंजी, है ना। तो हमें पता धारा किधर से इधर प्रवाहित होगी, है ना, धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। अब जब धारा प्रवाहित कब होगी, जब इस स्विच को अपन ऑन करेंगे, जो कुंजी है उसको चालू करते हैं, तो धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, मतलब आवेश प्रवाहित होता है ना। आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है। जब आवेश प्रवाहित होगा इसमें, तो यहाँ पर, ठीक है, जब इसके अंदर आवेश प्रवाह होता है, मतलब आपका आवेश आगे बढ़ता है इधर इस तरह से, ठीक है, धन से ऋण की ओर, तब इसके अंदर उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। जो चालक के अंदर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। और चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चालक के बाहर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। दो चीज़ें उत्पन्न होती है जब आवेश गति करता है। कौन कौन सी? एक तो आपका विद्युत क्षेत्र और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और जो आवेश रोका हुआ, देखो आवेश के प्रकार में अपन लिख सकते हैं, स्थिर आवेश होगा, एक आपका गतिमान आवेश। ठीक है। फिर स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो पहली इकाई हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर गतिमान आवेश क्या चीज़ उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस तरह से जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसके चारों ओर का एक क्षेत्र हो जाएगा जो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, मतलब चुंबक की तरह एक व्यवहार करेगा। ठीक है। तो परिभाषा क्या, देखो ये लिखा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब कोई से चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कि चालक में धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। मतलब ये आपका एक चालक है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र कब तक बना रहेगा, जब तक कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे हम इसमें स्विच ऑफ करेंगे, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे।
है ना। अब आगे अगला टॉपिक है आपका बायो-सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और इसके द्वारा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। इसका सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक भी पूछेंगे, सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें क्वेश्चन क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपका, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, है ना, और आपको सिद्ध करना है चित्र सहित। और उसके बाद आपसे इसमें ये चीज़ ही पूछी जाएगी कि इसके लिए इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से आपका एक डायग्राम बनेगा। पहले इसमें एक आपका धारावाही चालक है, मान लो ये आपका धारावाही चालक हो गया, इसको नाम दे दिया एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक है और इसमें एक आपका पॉइंट है, उससे इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, ये देखो आपको इससे आर दूरी पर इस अल्पांश से इसका एक छोटा सा भाग ले लिया, उसको बोलते हैं अल्पांश। मतलब पूरे एक चालक में से एक छोटा सा भाग ले लिया, ये अपन ने इसको नाम दे दिया ए बी। क्या दे दिया, ए और बी, ये आपका अल्पांश हो गया। और इसकी लंबाई ए से लेके बी तक की जो लंबाई है उसको क्या मान लिया अपन ने, डी एल। क्या माना अपन ने, अल्पांश की लंबाई डी एल माना। और उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, इस पॉइंट पर यहाँ एक पी बिंदु है। ठीक है, पी है ना। इस पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी निकालना है। और ये जो अल्पांश की दूरी और ये आपका ये अल्पांश है और ये बिंदु पी के बीच बनने वाला कोण कितना है आपका, थीटा है। और इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। ये आपका एक डायग्राम बन गया, है ना, सिंपल सा डायग्राम था। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो हमने लिखा क्या है कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसका एक छोटा सा पूरा अल्पांश मतलब काफ़ी लंबा है, उसका एक छोटा सा भाग क्या हो गया आपका ए बी। एक अल्पांश मतलब एक अल्पांश, पूरे चालक का एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, अल्पांश कहलाएगा। उसकी लंबाई कितनी है, डी एल है ना, अल्पांश है डी एल। उसके कारण बिंदु पी पर, मतलब इससे कुछ बाहर कुछ दूरी पर एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी डीबी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाते हैं, डीबी से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई। बहने वाली धारा आई की क्या होती है, समानुपाती होती है ना। कैसे समानुपाती होती है, मतलब क्या कि अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। अगर इस चालक में धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी उसके अल्पांश की लंबाई के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश क्या था आपका डीएल, तो उसकी लंबाई के भी क्या होती है आपकी, अनुक्रमानुपाती होती है। तो समीकरण 2 हो गया। ये अल्पांश जितना बड़ा आप भाग लोगे, है ना, चालक का एक कितना, जितना बड़ा भाग लोगे, जितना बड़ा अल्पांश लोगे, चुंबक क्षेत्र उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डीबी होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, अल्पांश और बिंदु पी के बीच बनने वाले कोण, बनने वाला कोण क्या है, थीटा। उसकी ज्या क्या होगी आपकी, साइन, क्या होगी, साइन। और उसका कोण क्या है, थीटा। तो उसके अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी, इनके बीच बने कोण की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी आपकी, ये थर्ड हो गई। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, आर। अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इस दूरी को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, बिंदु पी पर कम होता जाएगा, और कम करेंगे तो बढ़ता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। इन सबको क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। कौन कौन से समीकरण को, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, मिलाकर कैसे लिखेंगे, तो देखो dB इजिकल टू, और इजिकल टू नहीं, अनुक्रमानुपाती का निशान ही आएगा, ये आई डी एल साइन थीटा। ये तो आपका ऊपर ही रहेगा, ये भी अनुक्रमानुपाती है, ये भी वही समानुपाती है, और ये भी। लेकिन ये आर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती में है, तो ये बटे में आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से चूंकि इसका एक नेता, इसको हटाते हैं एक नेतांक राशि आती है, तो डी बी बराबर क्या हो गया आपका के एक नेतांक राशि आ गई, है ना, और आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी 5 हो गई। ठीक है, और के क्या है, एक नेतांक है ना, के क्या है, नेतांक है। आप लिख भी सकते हैं, जहाँ
के नियतांक है, नियतांक है, ठीक है इतना। अब यहाँ के का मान रखना है, कौन सी पद्धति, अलग अलग पद्धतियाँ होती है, तो हम बात कर रहे हैं पहले सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में, जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें के इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, के का मान 1। तो कौन से समीकरण से, समीकरण वापस 5 से। समीकरण 5 में के की वैल्यू 1 रख देते हैं तो कितना आएगा वो देखें आप, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी 6 हो गई, ठीक है। ये बनाए या नहीं बनाए, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, गॉस या ऑस्टेड, गॉस या ऑस्टेड, ये इसका मात्रक होता है किसका, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। तो ये आपका एक सीजीएस पद्धति में आपका आंसर आ गया। अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछे तो इतना करेंगे, लेकिन हमसे पूछेंगे लगभग एसआई पद्धति में, ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखें एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में जो के होगा, के की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई। कितनी होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई। के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बटे 4 पाई। जैसे के की वैल्यू विद्युत क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक राशि है आपकी, विद्युत क्षेत्र के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नियतांक राशि। और आपके चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक राशि होती है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है। म्यू क्या है, चुंबकीयशीलता है, यहाँ म्यू नॉट क्या है आपके, चुंबकशीलता है, ठीक है। समीकरण कौन से में रख दें अपन, समीकरण 5 से। समीकरण 5 में वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहाँ इसकी जगह पे के की वैल्यू रखेंगे और आगे ऐसा कैसे, और आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मात्रक होता है ना, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये मात्रक कैसे निकलता है वो भी निकाल के बताएंगे, या अपन लिख सकते हैं टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। कब, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सॉरी एसआई पद्धति में। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसको इक्वेशन बना ले 6, ठीक है इतना। अब इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई की भी वैल्यू होती है, क्या होती है वो हम देखेंगे, समझे। चूँकि म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है ना, ये इसका जो मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखें। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁷, है ना। और इसकी इकाई भी होती है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, टेस्ला इंटू मीटर प्रति, प्रति की जगह बटे लगा सकते हैं, प्रति एम्पियर, ठीक है। ये इसकी किसकी इकाई होती है, म्यू नोट की इकाई होती है। किसकी होती है, म्यू नोट की, ठीक है। देखो म्यू नोट का जो मान होता है वो इतना होता है, यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू 4 पाई, ये म्यू नोट का मान होता है। म्यू नोट का मान कितना होता है, 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। और म्यू नोट के जो मतलब चुंबकशीलता की जो इकाई होती है टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर होती है, ठीक है। यहाँ से अगर अपन 4 पाई को बटे में ले आए तो म्यू नोट का मान, म्यू नोट बटे 4 पाई का मान क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10⁻⁷। ये इसका मान हम रख दें समीकरण 6 में, समीकरण 6 से। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो डी बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा और बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 7 हो गई, ठीक है। और इसकी इकाई वही रहेगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, या टेस्ला, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। अब आपसे पूछेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। दो कंडीशन पूछेंगे, न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। तो अब हम आगे देखते हैं न्यूनतम और अधिकतम, एक बार देख लेते, क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, है ना, क्या पूछेंगे, स्थिति फर्स्ट। दो स्थितियाँ होती है, स्थिति फर्स्ट, ठीक है। क्या कंडीशन है कि जब बिंदु P, जो बिंदु P है वो चालक पर हो, जब बिंदु P
चालक पर स्थित हो। ठीक है, अब अगर बिंदु P, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो ये चालक आपका इस तरह से है, ठीक है, और बिंदु P अभी यहाँ है। अगर वो चालक पर होगा, ठीक है, अल्पांश ही है आपका, वो चालक पर अगर होगा तो यहाँ होगा, तो ये आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जब बिंदु P चालक पर होता है तो थीटा कितना हो जाएगा, है ना, तब थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अगर थीटा 180 हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। देखो यहाँ साइन लिखा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, मतलब साइन 180, साइन 180 कितना हो जाएगा, 0। तो समीकरण 7 में अगर मान रखते हैं तो क्या आएगा वो देखें आप, समीकरण 7 से। ठीक है, समीकरण 7 में किसकी वैल्यू रख दें अपन, साइन थीटा की। तो डी बी इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डी एल इंटू साइन बटे आर स्क्वायर तो है इसे, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो डी बी और कितना हो गया, 0, है ना। चुंबकीय क्षेत्र कितनी पता, तो यहाँ क्या आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र कितनी पता, न्यूनतम। इसे बोलते हैं अपन न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, क्यों होगी, उसका रीजन क्या है, मतलब 0 होगी, न्यूनतम मतलब 0। क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है। चुंबकीय क्षेत्र तो पास आने पर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन चालक पर, चालक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। चालक के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। मतलब चालक पर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु P के कहाँ है, चालक पर है, तो चालक पर ओनली क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ भी हो गया, है ना। फिर अगला है आपका, जब बिंदु P, स्थिति सेकंड, जब बिंदु P चालक के क्या हो, लंबवत हो, लंबवत हो। अब अगर बिंदु P चालक के लंबवत होगा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। लंबवत मतलब इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा आपका, 1। साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। तो वापस कौन से समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण 7 से। समीकरण 7 से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10⁻⁻7 आई डी एल बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई यहाँ, है ना, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गई, इकाई हो गई। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये इसके बोल सकते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया आपका, अधिकतम। ठीक है, तो कहाँ पर न्यूनतम होगा, चालक पर न्यूनतम होगा, और अधिकतम कहाँ होगा, समांतर, सॉरी क्या होने पर, लंबवत होने पर क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आपसे इतना हो गया। अब इससे आप एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, कि बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो अब वो हम इसको करते हैं इसी क्वेश्चन में आगे, है ना। उससे पहले देखो यहाँ जो लिखा था वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखो जब बिंदु P चालक पर स्थित होता है तब क्या कंडीशन होगी, है ना, तब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, और 180 तो साइन थीटा, मतलब साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया था। ठीक है, देखें आप आगे, देखें आप 1 एम्पीयर की परिभाषा आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले समीकरण 7 लिख लिया जो हमने पीछे बनाया था। ठीक है ना, उसमें हमें क्या मानना है, जो धारा है, जो बहने वाली धारा उसको कितना मानना है, 1 एम्पीयर। ठीक है, जो अल्पांश की लंबाई उसको 1 मीटर, जो दूरी है बिंदु P की दूरी उसको 1 मीटर मानना है। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब लंबवत होगी। ठीक है, तो थीटा अगर 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1। कौन से समीकरण से, 7 से, समीकरण 7 से। समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, देखो डी बी इज इक्वल टू आपका 10⁻⁻7 इंटू आई भी 1 है, डी एल भी 1 है, साइन थीटा की वैल्यू भी 1 है, और बटे में आर स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इसको सोल्व करेंगे, सबका गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे तो भी आपका यही आएगा, डी बी इज इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो परिभाषा किस तरह से देंगे हम, सभी को हमने एक एक इकाई माना है ना। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 एम्पीयर
वह विद्युत धारा है कितने एम्पियर, 1 एम्पियर, क्योंकि हमने आई की वैल्यू कितनी ली है, 1 एम्पियर ली है, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कहाँ रखने पर, जो चालक है वो कहाँ रखा है, वायु निर्वात में रखे हुए किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या के। तो देखो त्रिज्या कितनी ली अपन ने, 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के एक चाप है, मतलब जो अल्पांश लिया उसकी लंबाई कितनी ली अपन ने, 1 मीटर के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर कितना, देखो आंसर कितना आया 10⁻⁷। तो चाप के केंद्र पर कितना डिग्री, सॉरी कितना 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, ठीक है। दर्शक सुने कि जो 1 एम्पियर विद्युत धारा, क्योंकि आई को भी इसको भी अपन ने कितना माना 1, ठीक है, आर की वैल्यू भी कितनी मानी 1 मीटर, है ना, और डीएल की वैल्यू भी कितनी मानी हमने 1 मीटर, और थीटा कितना है आपका 90 डिग्री हो गया, मतलब लंबवत है, ठीक है। तो आंसर कितना है अपना 10⁻⁷। तो इससे हम परिभाषा दे सकते हैं 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो चालक है वो वायु निर्वात में होने पर अगर उसकी त्रिज्या कितनी हो, 1 मीटर हो, और जो चाप है वो उसकी लंबाई कितनी हो, अगर 1 मीटर हो, तब उसमें प्रवाहित होने पर उसके केंद्र पर कितने 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सके, उत्पन्न कर दे या कर सकती है। क्या कहलाती है आपकी 1 एम्पियर धारा कहलाती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से हमारा आज इसमें हमने इसका गतिमान आवेश और चुंबकत्व का बेसिक पढ़ा, प्लस इसका एक क्वेश्चन किया हमने आपका बायो सेवर्ट का नियम, और इसी से आपके अगले वाले क्वेश्चन आने वाले जो होंगे वो सॉल्व होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें।